अस्सलामुअलैकुम क्लास फर्स्ट ईयर। बेटा आज की क्लास हमारी आज पेज पर ही होगी। नेक्स्ट क्लासेस जितनी भी हैं वो आपकी वाइट बोर्ड पर होनी है। तो बेटा आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है क्लास जिम्नोस्पर्म। तो बेटा बेसिकली पौधों का ये एक ग्रुप है जिनमें नेकेड सीड मौजूद होते हैं। तो अगर मैं जिम्नो को देखूं तो जिम्नो का लफ्जी मतलब है नेकड। नेकड मतलब वाज़ेह नज़र आ रहा जो, और स्पर्मी का लफ्जी मतलब है सीड। तो पौधों की ऐसा एक ग्रुप जिसमें नेकड सीड मौजूद होते हैं उनको हम नाम देते हैं जिम्नोस्पर्मी का। तो इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उनको देखते हैं वन बाय वन। तो पहली करेक्टरिस्टिक्स बेटा इनमें देखते हैं इनके हैबिटेट की। तो हैबिटेट की बात करें तो ये पौधों का वाहिद ग्रुप है जो सीड प्लांट है और ज़मीन पर ये सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल क्यों है? इनमें सीड जो कि मौजूद होता है, सीड के बनने की वजह से हम कहते हैं कि ये ज़मीन पर पाया जाने वाला पौधों का एक ऐसा ग्रुप है जो सक्सेसफुल है। दूसरी बात जो इसके हैबिटेट की है कि ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड का लफ्जी मतलब होता है कि जो हर जगह पाया जाता हो, जो दुनिया के हर कोने में पाया जाता है उससे हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड। इन डिस्ट्रीब्यूशन ये तकरीबन दुनिया के हर हिस्से में ही पाया जाता है। और ये पौधों का ऐसा ग्रुप जिसमें से फॉरेस्ट बनते हैं। फॉरेस्ट का 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, पूरी दुनिया में जितने भी फॉरेस्ट हैं उसका तीसरा हिस्सा जिम्नोस्पर्मी की मदद से, मतलब कि जितने भी फॉरेस्ट है उसको हम 3 हिस्सों में अगर डिवाइड करें तो 3 हिस्सों में से एक हिस्सा जो होगा वो जिम्नोस्पर्मी का होगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे इसकी कि इसके लिए जो सूटेबल कंडीशंस कौन कौन सी हैं। तो हम कहेंगे कि फाउंड इन मॉइस्ट। मॉइस्ट कहते हैं जहाँ पे नमी हो, पानी वहाँ पे मौजूद हो। कूल ठंडे इलाकों में, और हिली एरियाज पहाड़ी इलाकों में। ज़्यादातर वो दरख्त जो पहाड़ी इलाके और ठंडे हैं वहाँ पे जिम्नोस्पर्मी के ट्रीज मौजूद होते हैं, जिम्नोस्पर्मी के फॉरेस्ट वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये है क्लास जिम्नोस्पर्मी का हैबिटेट कि ये तकरीबन जो ज़मीन है उसके हर हिस्से में ही ये पाए जाते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसमें जो जनरेशन्स हैं स्पोरोफाइट एंड गैमीटोफाइट जनरेशन, जिसको हमने नाम दिया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दो जनरेशन जो एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं वो कैसी हैं? तो वो दोनों जनरेशन स्ट्रक्चरली एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट दोनों एक दूसरे से स्ट्रक्चर के एतबार से मुख्तलिफ हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है इनमें, कि स्ट्रक्चरली वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में एक जनरेशन है स्पोरोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन जिम्नोस्पर्म में इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इसके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है। ये गैमीटोफाइट जनरेशन पर डिपेंड नहीं करती, और ये एक डोमिनेंट जनरेशन है। डोमिनेंट जनरेशन इस वजह से कहेंगे कि ये जो स्पोरोफाइट है, स्पोर प्रोड्यूसिंग जो जनरेशन है, ये इंडिपेंडेंट है और मुकम्मल तौर पर गैमीटोफाइट जनरेशन पर डोमिनेंट होती है। मीन के जो गैमीटोफाइट जनरेशन है अपनी फूड के लिए स्पोरोफाइट जनरेशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट मैंने बात करें जो स्पोरोफाइट जनरेशन है, इस जनरेशन की सबसे बड़ी जो सिम्टम है कि वो ये जनरेशन स्पोर प्रोड्यूस करती है। अब हम जानते हैं कि स्पोर सीड फॉर्मेशन जब हो गई तो स्पोर सीड फॉर्मेशन से पहले स्पोर दो किस्मों के प्रोड्यूस होते थे। माइक्रोस्पोर्स जो स्मॉल इन साइज है, और दूसरे आ जाएंगे मैक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर एक
स्ट्रक्चर पर बन रहे हैं, दैट इज द माइक्रोस्पोरोफिल। बेसिकली स्पोरोफिल लीव को कहते हैं, फिल लीव, स्पोर माइक्रोस्पोरोफिल। ऐसा लीफ जो माइक्रोस्पोर को बनाए उसको हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। मैक्रोस्पोर्स मैक्रोस्पोरोफिल पर बन रहे हैं, और माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट होते हैं इनटू मेल गेमिटोफाइट, और मैक्रोस्पोर्स जर्मिनेट होते हैं इनटू फीमेल गेमिटोफाइट। तो इस तरह ये जो जनरेशन्स हैं उनमें से जो स्पोरोफाइट जनरेशन है, ये दो किस्म के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रोस्पोर्स मेल गेमिटोफाइट में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि जो मैक्रोस्पोर्स है ये फीमेल गेमिटोफाइट में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं कि इसमें जो सीड है वो नेकेड है। सीड बनता कैसे, हम कहते हैं कि जो मैक्रोस्पोरोफिल है, फिल हम कहते हैं लीफ को, उसमें जो एक स्पोर है ये रिटेंशन रह जाती, मीन कि एक स्पोर वहाँ पे रह जाता है। लेट्स मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये एक लीव है, लीव्स के जो मार्जिनल एरिया हैं, किनारा ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मैं कहूँगा मार्जिनल एरिया, किनारा, किनारे वाला हिस्सा। जी बेटा ये एक दूसरे के साथ मिला नहीं होता। लेट्स मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक लीव है, ये अगर आपस में इस तरह मिला हो तो इसमें कहूँगा मार्जिनल एरिया आपस में मिला है। लेकिन अगर ये अलहदा अलहदा है, देखें ये एक अलहदा अलहदा है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं हैं। तो यहाँ पर चूंकि सीड बनता है और वो सीड बाकायदा नज़र आ रहा है, तो मैं कहूँगा जो सीड है वो नेकेड है। और सीड एक ही बेटा बनता है यहाँ पे, जो सीड है वो क्या है जी, नेकेड। क्यों? क्योंकि सीड के ऊपर कोई भी कवरिंग मौजूद नहीं है। अगर इस सीड के ऊपर कोई भी कवरिंग मौजूद होती तो हमने कहना था कि ये कवर्ड सीड है, लेकिन यहाँ पे इसके पास कोई भी कवरिंग मौजूद नहीं है, तो हम इसको नाम देंगे नेकेड सीड का। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट एक पॉइंट लें कि सीड बन रहा है लेकिन फ्रूट नहीं बन रहा। हमें पता है कि फ्रूट किससे बनता है, फ्रूट बनता है बेटा ओवरी से। ओवरी कन्वर्ट होती है इनटू फ्रूट। हमने लास्ट लेक्चर में भी एक बात देखी थी कि मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमारे पास तीन चीज़ें थी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद था। यह बेटा आपके पास स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर एक ओव्यूल बनता है। अब ओवरी कन्वर्ट होती है इनटू फ्रूट और ओव्यूल कन्वर्ट होता है इनटू सीड। तो ये बेटा यहाँ पे सीड बन रहा है लेकिन फ्रूट नहीं बन रहे। फ्रूट क्यों नहीं बन रहे? तो फ्रूट बनते हैं बेसिकली ओवरी से, तो यहाँ पे ओवरी तो मौजूद ही नहीं है, तो फिर नो डाउट सी जो फ्रूट है वो भी नहीं बनते। जिम्नोस्पर्मी की नेक्स्ट जनरेशन है हमारे पास गैमीटोफाइट जनरेशन। ये गैमीट प्रोड्यूस करती है। अब गैमीटोफाइट जनरेशन मेल और फीमेल ये अलग-अलग है। अब ये कहा जाता है कि जो गैमीटोफाइट जनरेशन है ये डिपेंडेंट है। यहाँ पर हम वहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं इंडिसेंट। जो अपनी फूड और शेल्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी पर डिपेंड करे वो इंडिसेंट है। चूँकि ये गैमीटोफाइट जनरेशन फूड के लिए और शेल्टर के लिए बेसिकली स्पोरोफाइट जनरेशन पर डिपेंड कर रही है और ये इंडिपेंडेंट है, तो हम कहते हैं गैमीटोफाइट जनरेशन एक इंडिपेंडेंट जनरेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एग्जांपल्स की। तो बेटा इसकी एग्जांपल अक्सर एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि जो जिम्नोस्पर्म से कुछ एग्जांपल आपने बस नाम याद कर लेने हैं, साइकास, पाइनस, टेक्स, पाइसिया, सेड्रस
एंड जिंको। बड़े अपने इनकी एग्जांपल्स के नाम अच्छी तरह याद कर लेने हैं। अच्छा, इसमें से ना लाइफ साइकिल है बुक में जो मेंशन दिया गया है वो है पाइनस का, लेकिन हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पाइनस हमारा जो इसका लाइफ साइकिल ऐड नहीं है, तो इस वजह से हम इसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन को लफ्जी मतलब है दो दफ़ा फर्टिलाइज होना। अब होता क्या है कि बेसिकली अगर मैं फीमेल गैमेटोफाइट की बात करूं तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है ऐसा, जस्ट लाइक स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी की तरह। इसके अंदर 7 किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं। एक ओव्यूल सेल, 2 सेल्स ओव्यूल के बिल्कुल करीब पड़े हैं, इसको प्रोटेक्शन के लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं। 2 सेल्स जिनको हम नाम देते हैं साइनर्जिड्स, ये लोअर साइड पे बेसिकली साइनर्जिड्स मौजूद हैं। और यहाँ पे एंटीपोडल्स 2 न्यूक्लियाई की फॉर्म में मौजूद हैं। तो ये वाले जो सारे सेल्स हैं बेसिकली इस ओव्यूल की को प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहे हैं। इसी होता क्या है कि जब एक पोलन यहाँ पे आगे जुड़ता है तो ये इसके अंदर होता होता आएगा, पोलन में बेसिकली 2 पोलन ग्रेन्स होते हैं। अब ये 2 न्यूक्लियाई अटैच होते हैं, 2 में से एक न्यूक्लियाई ओव्यूल के साथ मिलता है 1n, और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू जाइगोट, और जो दूसरा न्यूक्लियाई है वो 2n के साथ मिलके एक 3n न्यूक्लियाई यहाँ भी, यानी कि डिप्लॉयड फ्यूजन न्यूक्लियाई था एक डिप्लॉयड, ये वाला जो 2n ये यहाँ पे मौजूद है, फ्यूजन न्यूक्लियाई था। अब इसके साथ जब ये तीसरा मिलेगा तो इसके नतीजे में 3n ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियाई बने, जिसको हम नाम देते हैं एंडोस्पर्म सेल का। तो हम इसको जो 2n के साथ मिलके 1n 3n बना रहा है, इसको हम नाम देते हैं ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म सेल। बेसिकली बाद में कन्वर्ट हो जाता है एंडोस्पर्म टिश्यू में। अब जो एंडोस्पर्म टिश्यू है ये जाइगोट या जो यहाँ पे एम्ब्रियो बना है इसको फूड प्रोवाइड करता है, न्यूरिश करता है। और जो एंटीपोडल्स हैं ये साइनर्जिड्स हैं, इनकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ये जो जाइगोट है इसकी प्रोटेक्शन और न्यूरिशमेंट में ये भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आपकी बुक में इनके बारे में डिटेल नहीं है तो इस वजह से हम बात नहीं करते इनकी। हाँ, एंडोस्पर्म सेल्स जो एंडोस्पर्म टिश्यू में कन्वर्ट हो रहे हैं ये न्यूरिश करते हैं। जब जो जाइगोट है डेवलप करेगा तो डेवलपमेंट के दौरान इस प्रोटेक्टिव कवरिंग में इसको फूड मिलेगी। या ये भी कह सकते हैं जो जब डोरमेंट स्टेज आती है, इनएक्टिव स्टेज आती है, उस वक्त फूड चूँकि अवेलेबल नहीं होती तो फूड जो है एंडोस्पर्म टिश्यू ही इसको इस ओव्यूल की इस जाइगोट को जो है वो बेसिकली प्रोटेक्शन और फूड प्रोवाइड करता है। तो अगर आप गौर करें तो 2 फर्टिलाइजेशन हुई है, एक 2 जगह पे, एक ये और ये, इस वजह से हम इसको नाम देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन का। और ये अक्सर शार्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। और एक एमसीक्यू जो टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो मौजूद होते हैं वो 7 है। किस में? जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं वो 7 है। 2 एंटीपोडल्स, 2 साइनर्जिड्स, 1 ओव्यूल और 2 डिप्लॉयड फ्यूजन न्यूक्लियाई, ये वाले जो हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीड फॉर्मेशन की। सीड कैसे बनता है? बेसिकली हम कहते हैं कि जो ओव्यूल है जब इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ये हम ये भी कह सकते हैं सीड की डेफिनेशन जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी की थी,
fertilized ovule is called seed. जो सीड है बेसिकली एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। एक ओव्यूल जिसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। सीड एक ऐसी हालत में चला जाता है जिसे हम कहते हैं डोरमेंट कंडीशन या इनएक्टिव कंडीशन। कब? जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है, और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है सीड जर्मिनेट करके एक नए पौधे में कन्वर्ट हो जाता है, और जो नया पौधा है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस भी मौजूद होती हैं। ये तो बेटा आज का हमारा लेक्चर। कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह लास्ट टॉपिक है हमारा एंजियोस्पर्म्स और उसके एक लाइफ साइकिल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।